एक रात जब सब सोने चले गए थे, मैंने अपने कमरे की अलमारी से वह घोड़े वाली गोली निकाली जो कभी कभी पतिदेव खाते थे। उस समय मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना आज इसे कुछ किसी और को दिया जाए। इसीलिए मैं रसोई में जाकर हल्दी और बादाम वाला दूध तैयार करने लगी और उसमें वो शक्ति वाली गोली भी डाल दी ताकि राहुल को थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा मिल सके। इसी तैयारी में आधी रात के 12 बज गए थे। दूध का गिलास हाथ में लेकर मैं राहुल के कमरे की ओर चली। कमरे में प्रवेश करते ही देखा कि राहुल मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, उसकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। कुछ बोल नहीं रहा था, बस मुझे देखे जा रहा था। मैंने भी मुस्कुराते हुए हल्के से पूछ लिया, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ? जरा संकोच करते हुए उसने धीरे से कहा, मामी, मन कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। उसकी इस बात पर मैं हंस पड़ी और मुस्कुराते हुए उसके हाथ में दूध का गिलास पकड़ा दिया। मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस ये दूध पी लो। ने बिना एक पल गंवाए वो गिलास पकड़ा और एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर दिया। अब इस पर आगे क्या हुआ, इसकी पूरी कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस कहानी का असली मजा लीजिए। मेरा नाम कनिका है, मेरी उम्र 34 साल है, लेकिन दिल से मैं खुद को हमेशा 14 की महसूस करती हूँ। 5 फीट 3 इंच की लंबाई और संतुलित काया के साथ जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो लोग कहते हैं कि जैसे वक्त थम सा जाता है। मेरी गोरी रंगत पर जब हल्की हल्की धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो मैं किसी सपनीली रोशनी में चल रही हूँ। अब आपको अपने भांजे के बारे में बताती हूँ। वो लगभग 22 साल का है, जिंदा दिल, मासूम और हमेशा कुछ नया करने की चाह रखने वाला। उसके मासूम चेहरे और उसकी उत्साही बातें अक्सर मुझे हंसा देती हैं। जब वो मुझे देखता है तो उसकी आंखों में एक कशिश होती है। कई बार वह मेरी तारीफ करते हुए कहता, मामी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी मासूमियत दिल छू जाती है। मेरे पति भी अक्सर मुझे बहुत प्यार देते थे और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा जोशीला बना रहा। लेकिन कुछ समय पहले एक अनहोनी ने हमारे जीवन को बदल दिया। मेरे पति को एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, जहां दोस्तों के कहने पर उन्होंने हल्की शराब भी पी ली थी। वापस आते समय उनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया और उनका एक पैर टूट गया। डॉक्टर ने बताया कि सही होने में कई महीने लग सकते हैं। जब मैंने अपने पति को अस्पताल में देखा, उनके चेहरे पर निराशा और हताशा का साया था। जैसे ही मैं उनके पास पहुंची, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। उनकी हालत देखकर मेरी दीदी और भांजा राहुल भी हमारी मदद के लिए आ गए थे। कुछ समय बाद दीदी और जीजाजी तो वापस चले गए, लेकिन राजीव ने राहुल को कुछ दिन हमारे साथ रुकने के लिए कह दिया, क्योंकि वे खुद ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। बाजार से सामान लाने से लेकर बाकी के सभी छोटे मोटे काम मुझे ही करने पड़ते थे। राहुल को रुकने के लिए मनाने में मैंने दीदी की भी मदद ली और राहुल खुशी खुशी मान गया। वह साधारण सा शांत स्वभाव का था और मुझे लगा कि उसकी मदद से काम जरा आसान हो जाएंगे। राहुल मुझसे हल्का झिझक रहा था। आखिर शादी के बाद पहली बार जो मिल रहा था। एक रात जब मैं राजीव को खाना खिला रही थी, तब राहुल भी हमारे पास बैठा था, पर वह जल्दी ही अपने कमरे में जाकर सो गया। राजीव का चेहरा कुछ राहत भरा था, लेकिन उनका दर्द अभी भी साफ झलक रहा था। उस रात मैं उनकी देखभाल करते करते भावुक हो गई। मैंने कहा, वो भी क्या दिन थे जब आप हर रात इतने जोश से भरे मुझे प्यार करते थे और अब ये हाल है। मेरे इस मजाक पर राजीव मुस्कुराए और बोले, आज तो तुम पूरी जोश में लग रही हो। मैं भी मुस्कुराई और बोली, कहाँ जी, आप तो मजाक समझ रहे हैं, पर यहाँ तो मेरा हाल बेहाल हो रखा है। सच बताऊं, इस सब ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। राजीव समझते थे कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। बिना कुछ किए कैसे काटेंगे इतने लंबे दिन? और बोले, कनिका, मुझे भी बहुत मन करता है तुम्हारे साथ समय बिताने का, पर क्या करूँ, अभी हालत ही ऐसी है। बस कुछ दिन और निकाल दो, फिर देखना तुम्हारा हर दर्द मिटा दूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, कुछ दिन नहीं, पूरे 8 महीने लगेंगे तुम्हारे ठीक होने में। मेरा तो अभी 1 महीने में ही ये हाल हो गया है, पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। राजीव ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक में कहा, अरे चलो वही सही, कम से कम दूध ही पिला दो।
डॉक्टर ने भी कहा है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके नसीब में तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपकी प्यारी बिटिया ने पहले ही सब पी लिया है। हम दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। उन पलों में राजीव ने मेरी उदासी मिटाने की पूरी कोशिश की। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। राजीव तो अपनी दवाइयों की वजह से जल्दी ही सो गए थे, पर मुझे नींद का नामो निशान भी नहीं था। मैं यूं ही उठी और धीरे धीरे राहुल के कमरे की ओर चल पड़ी, देखने के लिए कि वो सो गया या जाग रहा है। वहां जाकर देखा तो राहुल अब भी जाग रहा था और मोबाइल पर कुछ देख रहा था। हल्की रोशनी में उसका चेहरा मदहोश सा लग रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अरे राहुल, क्या बात है? 12 बज चुके हैं और तुम अब तक सोए नहीं हो। लगता है तुम्हारा मन कहीं और है। राहुल ने मुस्कुराने की कोशिश की, उठकर बैठा और बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यूं ही फोन देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला। फिर अचानक उसने मुझसे पूछा, आप भी तो जाग ही रही हो, नींद क्यों नहीं आ रही? मैंने मजाक में कहा, अरे मुझे तो आजकल नींद आती ही नहीं। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें भी समझ आएगा। मेरे इतना कहते ही राहुल ने झेंप कर अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अब तक कोई गर्लफ्रेंड पटाई है या नहीं? राहुल के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई, पर कुछ नहीं बोला। मैंने उसका हाथ छूकर कहा, अरे पागल, मुझसे क्या शर्माना, अपनी दोस्त समझो ना मुझे। वो हिचकिचाते हुए बोला, सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने उसकी ओर हंसते हुए कहा, अरे तुम मुझे अपना गर्लफ्रेंड ही समझो, और वैसे भी मुझे ऐसी बातें करने में मजा आता है। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, हाँ एक थी, पर उसने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी है। मैंने हल्का सा झटका देते हुए कहा, अरे तुमने कुछ किया क्यों नहीं? राहुल ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, सच बताऊं तो मैंने उसे ठीक से छुआ भी नहीं था। मुझे उसकी सादगी पर हंसी आ गई। मैंने मजाक में कहा, अरे तुम तो बहुत भोले हो राहुल। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास हो, मैं सब सिखा दूंगी तुम्हें। बातें करते करते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। मैं उसी के कमरे में सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा राहुल मुझे ही देख रहा था। मेरे जागते ही उसने हौले से कहा, गुड मॉर्निंग। मैंने आंखें मलते हुए पूछा, अरे क्या देख रहे हो? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, आप सच में बहुत खूबसूरत हो। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी। मजाक में मैंने कहा, अरे वाह, अब तो सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा भी लेने लगे हो, और रात में तो ऐसे शर्मा रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा हो। राहुल ने जरा संजीदा होकर कहा, एक बात पूछनी है आपसे, अगर बुरा न मानो तो? मैंने हंसते हुए कहा, अरे पागल, मुझसे कैसी शर्म, पूछो जो पूछना है। वो थोड़ी झिझक के बाद बोला, आप जो 2 किलो का वजन अपने सीने पर लेकर घूमती हो, ये आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी मासूमियत पर मेरी हंसी छूट गई। उसका सवाल ऐसा था कि कुछ देर मैं बस हंसती ही रह गई। अब राहुल मुझसे पूरी तरह खुल चुका था। कई दिन बीत चुके थे। राहुल को घर आए हुए अब लगभग 10 से 12 दिन हो गए थे, और वो मुझसे पूरी तरह घुल मिल गया था। उसकी मासूमियत ने मुझे एक नया सुकून सा दिया था। अब वो बाहर के सारे काम संभालने लगा था। बाजार से सामान लाना हो या मामा को शहर घुमाना, हर काम में उसने पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। यहाँ तक कि शाम को जब मैं थकी होती तो वह मेरे सिर की हल्की मालिश भी कर देता और कभी कभी कमर भी दबा देता। उसकी इतनी देखभाल से मेरे मन में अजीब सा अनुभव हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक प्यास, एक बेचैनी भी हो रही थी। मन में कई सवाल थे जो अब तक मैंने अपने आप में ही दबा रखे थे। पति की हालत भी वैसी ही थी, और राहुल का होना मेरी इस खुजली को और भी बढ़ा रहा था। मैंने सोचा, राहुल ही अब इस खुजली का जवाब हो सकता है। दरअसल मेरे बगल में 3 यंग बॉयज रहते थे जो अक्सर मुझ पर नजरें रखते। जब भी मैं छत पर जाती या बालों को हवा लगवाने जाती तो वो मुझ पर नजरें टिका लेते। पहले तो मैंने सोचा था कि उनमें से किसी एक के साथ हो लूं ताकि जरा दिल बहलाने की जगह मिल जाए, पर फिर खुद को रोक लिया। मुझे लगा मैंने ऐसा कोई कदम उठाया तो मेरे पति या मेरे परिवार की बदनामी हो सकती है।
इसीलिए मैंने खुद को मुश्किल से रोक लिया। लेकिन राहुल घर का ही है, परिवार का है और मेरे लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद भी। यही सोचकर मैंने तय कर लिया कि अब तो राहुल को ही अपनी इस बेचैनी का साथी बनाऊंगी। अगले दिन मैंने अपने मन में एक पक्का प्लान बना लिया और उसी के अनुसार कदम बढ़ाने की ठानी। शाम का वक्त था, मैं रसोई में थी और राहुल बाथरूम से नहाकर बाहर आया। जैसे ही वो रसोई में आया, मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए दूध निकालने का बहाना बना लिया। बर्तन पकड़ने के बहाने सारी को जरा ऊपर कर लिया था। घर में मेरी बेटी ननिहाल गई हुई थी और पति गहरी नींद में थे, तो मुझे ज्यादा किसी के आ जाने का डर भी नहीं था। जैसे ही राहुल ने मुझे इस पोजीशन में देखा, वो थोड़ा घबरा गया और कहने लगा, सॉरी, मैं नहीं देख पाया, मुझे माफ कर दो मामी, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, अरे राहुल, इसमें माफी की क्या बात है, तुम तो बस मेरी मदद करो, कोई बात नहीं। उसके चेहरे पर हल्की हिचकिचाहट थी। वो रुक गया, लेकिन उसका मन कर रहा था कि वो मेरी मदद करे। फिर भी वो हल्का असहज महसूस कर रहा था। मैंने उसकी झिझक को दूर करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतनी शर्म कैसी, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। मेरी बात सुनकर वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे राहुल मेरे पास आया और बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें मुझ पर ही जमी थीं। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो, आज पहली बार देखा है क्या? राहुल ने थोड़ी शर्माते हुए कहा, मामी कसम से मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। मैंने उसकी तारीफों पर हल्की हंसी बिखेरते हुए कहा, तारीफ करना छोड़ो, मेरी मदद करो ना। राहुल झेंपता हुआ बोला, मुझे नहीं आता ये सब, मैं कैसे करूं? मैंने उसकी झिझक मिटाते हुए कहा, अरे इसमें कुछ भी नहीं है, ये लो, छुओ बस। थोड़ी देर में मैंने देखा कि राहुल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसका चेहरा भी गहरा लाल होने लगा। मैं सोच रही थी कि अब इसके आगे बढ़ने का सही समय आ गया है, लेकिन जैसे ही मैं झुकने लगी, मेरी नजर उसके हैंड पंप पर पड़ी। मैं हैरान रह गई। राहुल का क्रीम पहले ही निकल चुका था। उसकी हालत देखकर मेरा मन जरा निराश हुआ, लेकिन मन ही मन मैं अपनी हंसी रोक नहीं सकी। उसकी बेचारगी भरी निगाहों को देखते हुए मैंने उसे जरा नाराज होकर कहा, अरे ये क्या किया पागल, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ था कि तुमने सब खत्म कर दिया। राहुल ने झेंपते हुए सिर झुकाया और बोला, सॉरी सॉरी, पहली बार ऐसा कर रहा था, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाया, मैं जाकर साफ करके आता हूँ। उसने कुछ सुने बिना ही तुरंत रसोई से बाहर कदम रखा। मैंने भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि उसके लिए ये आसान नहीं था। इस सब के बीच खाना भी लेट हो गया था। मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और राजीव के कमरे की तरफ चल पड़ी। राजीव एकदम सरल स्वभाव के हैं और हमेशा मेरी चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर पहुंची तो मैं पूरी तरह मदहोशी के पसीने से भीग चुकी थी। मुझे देखकर राजीव मुस्कुराते हुए बोले, अरे कणिका, इतना काम क्यों करती हो, आराम भी किया करो ना, देखो तुम्हारी हालत क्या बना ली है। मैंने शरारत करते हुए कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जब आप प्यार करते हैं ना तो मेरा इससे भी ज्यादा पसीना हो जाता है, और मैं तो कहती हूँ कि जरा आराम करो, लेकिन आप तो नो बेबी नो कहकर स्पीड को और दोगुना कर देते हो। मेरी ये बात सुनकर वे हल्की हंसी में डूब गए और प्यार भरी नजरों से मुझे देखा। तुम भी ना कणिका, मजाक बनाने में कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर उन्होंने आराम से खाना खाया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद वे थोड़ी देर में गहरी नींद में चले गए। मैंने सोचा कि चलो एक बार राहुल को देख ही आऊं। जैसे ही मैं उसके कमरे में पहुंची, देखा कि वह गहरी नींद में था। उसकी मासूमियत देखकर मुझे हल्की मुस्कान आ गई और मैं भी आराम करने चली गई। शाम को चाय का समय हुआ तो मैंने राहुल के लिए चाय बनाई और उसके पास ले गई। वह फोन में खोया हुआ था, पर जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा उठी। मैंने पूछा, अरे राहुल, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रहे हो। राहुल हंसते हुए बोला, मामी, वो पहली बार ऐसा अनुभव लिया था ना, तो बस थोड़ा हो गया। सच में खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, प्लीज आप बुरा मत मानना।
मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बात काटी और कहा, अरे बुद्धू, बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। सच बताऊं, मुझे भी मजा आ रहा था। उसने राहत की सांस लेते हुए मेरी ओर देखा और मैं उसे चाय दी। हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। उस दिन राहुल के मुंह से सिर्फ मेरी तारीफें ही निकल रही थीं। वह मुझसे कहने लगा, मामी, सच में आप बहुत अच्छी हैं। मुझे तो इन दिनों में स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा है। आपके साथ हर दिन खास लगता है। मैंने उसकी शरारत भरी बातों पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आज तो बस तुम्हारे मुंह से फूल ही गिर रहे हैं। लगता है तुम्हारे इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं। राहुल ने धीरे से मेरा हाथ छुआ और बोला, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। मेरे इरादे सच में अच्छे नहीं हैं। बस एक रात के लिए मेरी बन जाओ प्लीज मामी, मना मत करना। मैं वादा करता हूँ उसके बाद जो कहोगी वो ही करूंगा। उसकी बातें सुनकर उसकी मासूमियत पर प्यार आ गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, जैसे टमाटर। मैंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगले, इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें कब किसी बात के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे मामा वो पहले जैसे नहीं रहे, और तुम इतना शर्माओ मत। अगर ऐसे शर्माओगे तो कैसे चलेगा? राहुल हल्का मुस्कुराते हुए बोला, मामी, आप तो मुझे माना जैसे समझ रही हैं, लेकिन एक बात कहूं, मेरा तो आपको छूते ही सब खत्म हो जाता है। आप इतनी खूबसूरत जो हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पाता। मैंने उसकी चिंता मिटाते हुए कहा, अरे इसकी टेंशन मत लो, सब संभाल लूंगी। बस तुम रात के लिए तैयार रहना। मेरी ये बात सुनते ही वह खुशी से झूम उठा और बार बार थैंक यू कहने लगा। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसे खजाना मिल गया हो। शाम ढल रही थी और मुझे राजीव जी को नहलाना भी था। जल्दी जल्दी काम करते हुए मैंने उन्हें तैयार किया और फिर राहुल ने उन्हें बाहर टहलाने ले गया। इस बीच मैंने घर का सारा काम निपटाया और उनके लौटने तक खाना भी तैयार कर लिया। जैसे ही वे दोनों वापस आए, राहुल ने हाथ मुंह धोए और खाने के लिए बैठ गया। रात के 10 बजने वाले थे और यह समय राजीव जी की दवाइयों का था, तो मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयां दे दी। उनकी दवाइयों में हल्की नींद की गोलियां भी थीं, ताकि उन्हें आराम से नींद आ सके और दर्द में कुछ राहत मिल सके। राजीव जी ने दवाइयां ली और जल्दी ही सो गए। उनके माथे पर हल्के हाथ फेरते फेरते मुझे यकीन हो गया कि अब वे गहरी नींद में हैं। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई और नहाने का सोचा। नहाकर मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी, बालों का एक सुंदर सा जूड़ा बनाया और हल्का सा परफ्यूम भी लगा लिया। वैसे मैं कभी कभार ही सजती संवरती हूँ, लेकिन आज कुछ खास मौका था तो खुद को संवार ही लिया। पूरी तरह तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से एक घोड़े वाली गोली निकाली, जो विशेष अवसरों पर ही इस्तेमाल होती थी, और रसोई में जाकर हल्दी बादाम वाला गर्म दूध तैयार किया। उसमें वो गोली डाल दी ताकि राहुल खूब देर तक टिक सके। इन्हीं तैयारियों में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। दूध का गिलास हाथ में पकड़े मैं राहुल के कमरे में चली गई। वह जैसे मेरा इंतजार कर रहा था, मुझे देखकर खुश हो गया और चुपचाप मेरी ओर देखने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? संकोच में उसने जवाब दिया, मामी, मन तो कर रहा है कि अभी आपको निगल जाऊं। उसकी बात पर हल्का हंसते हुए मैंने उसे दूध का गिलास थमा दिया और कहा, मुझे निगलने की जरूरत नहीं है, बस ये दूध पी लो। उसने जल्दी से गिलास लिया और दूध खत्म कर दिया। दूध खत्म होते ही मैंने कहा, चलो अब पूजा शुरू करते हैं। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, मामी, पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप ये बताइए, धीमे तेल फिर ना सूख जाए। मैं उसकी बात पर हंस पड़ी और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पहले से ही दूध में तेल डालकर आई हूँ। फिर जो कुछ हुआ वह कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। मैं तो अब तक राहुल को एक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसकी पूजा ने मेरे पुराने अनुभवों को भी पीछे कर दिया। राहुल ने पहले काला जामुन का स्वाद लिया। मेरे पति तो कभी काला जामुन की ओर देखते भी नहीं थे, वे सीधे पूजा में लग जाते थे। जब मैंने राहुल से कहा कि अब बस करो, और कितनी खाओगे, तो उसने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मामी, आपको नहीं पता,
ये कितनी मीठी है। उसने कहा, आज तो दिल करता है कि आपके साथ पूजा में हर रस्म निभाऊं। मैं हंस दी और उसकी ओर देखते हुए कहा, तो चलो अब पूजा शुरू करो। राहुल का पहला अनुभव था और उसका उत्साह देखते ही बनता था। उसने पूरी भक्ति के साथ हर रस्म निभाई और पूजा में एक एक कदम बढ़ाते हुए मुझे महसूस हुआ कि वह इस पल को कितनी कशिश से जी रहा है। उसका जोश मेरे दिल को छू गया। पूरी रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही राहुल ने मुझसे पूछा, कल रात तो बहुत खास थी, लेकिन कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मैंने उसे मुस्कुराते हुए समझाया, देखो राहुल, हमें इस बात का कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। ये हमारी मजबूरी थी और मैंने हमेशा तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा माना है। किसी को पता नहीं चलेगा और यह हमारा ही एक खूबसूरत राज्य रहेगा। राहुल ने मेरे इस जवाब को सुनकर राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर फिर से वही चमक आ गई और उसने कहा, आप सच में इस दुनिया की सबसे अच्छी मामी हैं। जो पल हमने बिताए वो मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारी यह बातचीत के बाद एक विश्वास और हो गया, जिससे हमारे बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। इस कहानी में कई अनमोल शिक्षाएं छिपी हैं। कर्णिका अपने पति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती है, फिर भी भावनाओं के इस जाल में फंसकर रिश्ते के कई पहलुओं को हमें सिखाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने जीवन में जिम्मेदारी और संबंधों का महत्व समझना चाहिए।